वेरी गुड। हम शुरू करते हैं आज का सेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी डॉक्टर भारती जी का, फ़िरोज़ जी का, जिन्होंने ये मौका दिया मुझे आपके साथ रूबरू शामिल होने का और कुछ मुख्य मुद्दों के बारे में चर्चा करने का, जिसके बारे में हम हमेशा जानते नहीं हैं, जानना नहीं चाहते, डिस्कस नहीं करना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। तो आज का जो डिस्कशन है वो मेरी कहानी है, बट मेरी कहानी के साथ उन कई तमाम लोगों की कहानी है जिन तक शायद आप नहीं पहुंच पाए हैं या पहुंचना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उनके बारे में। तो उसके बारे में आज का डिस्कशन है, आज की कहानी है। मुझे एक समय दिया गया है चर्चा करने का, और मैं चाहती हूँ करके कि आप अगर आपके कोई सवाल आते हैं, आपके कोई डिस्कशन आते हैं, तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं। तो मैं अपना पहले परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम अभिना आहेर है, अभिना आहेर, और मैं एक ट्रांसजेंडर वुमन हूँ इंडिया की, और किन्नर समाज से बिलोंग करती हूँ। हिजरा समुदाय जिसको बोलते हैं, उससे मैं बिलोंग करती हूँ, उसकी मैं प्रतिनिधि हूँ। उस समाज से जुड़ी हूँ पिछले करीब 20 सालों से। और मैं मेरी उम्र 44 साल है, और मैं इसके अलावा भी मेरी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, ये मैं देना चाहूँगी आपको। जैसे मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ इंडिया HIV एड्स अलायंस, www.allianceindia.org। इसके ऊपर आप जाएंगे तो अलायंस इंडिया के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ये एक ऑर्गेनाइजेशंस है जो ऐसे समुदाय के लिए काम करती है जो HIV के ख़तरे में जीते हैं, HIV के लिए ख़तरे में हैं, ऐसे समुदाय के लिए काम करते हैं। ख़ास करके ये ऑर्गेनाइजेशन और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके माध्यम से काम चलता है। पूरे देश में करीब 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में हमारा काम चलता है, और करीब करीब हम करीब करीब बहुत सारे करीब 14 लाख जो लोग हैं HIV के साथ जी रहे या हाई रिस्क कम्युनिटीज़ हैं, उन तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं हेल्थ के बारे में, HIV के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में। मेरा दूसरा परिचय ऐसा है कि मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने NGO मैनेजमेंट का कोर्स किया है SIES कॉलेज, अगर आपने सुना होगा, नवी मुंबई महाराष्ट्र। इसमें से NGO मैनेजमेंट के बारे में मैंने कोर्स किया है। और इसके अलावा मैं कार्यरत हूँ इंडिया में और बाहरी देशों में भी, जो किन्नर समाज के मुख्य राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उनके जो किरदार है, इश्यूज़ है, इसके बारे में मैं और मेरे जैसे कई सारे ट्रांसजेंडर बहनें भाई जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो हिस्सा थे सेक्शन 377 की लड़ाई में, जो बहुत लंबी लड़ाई हमने लड़ी, जिसकी वजह से LGBT समुदाय जो था वो क्रिमिनल माना जाता था गवर्नमेंट के लॉ में। और उसी के अलावा हमने और भी एक लड़ाई लड़ी है जो हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। वो है नालसा जजमेंट की, यानी 15 अप्रैल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने किन्नर समाज को, ट्रांसजेंडर समाज को एक अधिलिखित जेंडर के मुताबिक मान्यता दी है। जैसे मैन होता है, वुमन होता है, पुरुष होता है, स्त्री होता है, उसी तरीके से ट्रांसजेंडर भी एक जेंडर करके माना जाएगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अधिलिखितता या ऐसी प्रावधान लॉ में उस चीज़ का किया गया है। और इसी के मुताबिक 2018 में, 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसजेंडर्स को लेकर एक ट्रांसजेंडर राइट्स बिल पारित किया है, पास किया है। फ़िलहाल वो प्रेसिडेंट के पास है सिग्नेचर के लिए। और ये कई सारे जो डेवलपमेंट इंडिया में हुए हैं उसके लिए, उसमें हम शामिल थे, मेरे साथ कई सारे साथी मेरे शामिल थे। और आप जानते रहेंगे कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने पूरे विश्व को बहुत सारी चीज़ें दी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ज़ीरो दिया, ज़ीरो की गणना की वजह से लोग गणित कर पाए, वरना लोगों को सिर्फ 1 से 9 के आंकड़े पता थे। उसी तरीके से इंडिया ने मार्शल आर्ट्स दिया है, योगा दिया है, कई सारी चीज़ें दी है। उसी के साथ इंडिया जैसे कंट्री ने अगर कुछ पूरे विश्व को दिया है, वो है किन्नर समाज के ऊपर हुआ काम, किन्नर राइट्स, ट्रांसजेंडर राइट्स। इसके बारे में इंडिया ने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है इस विषय में। हमारे
जो लड़ाइयाँ थी और हमने जो ट्रांसजेंडर बिल पारित किया 2016 में, उसके बाद उसी के देखा देखी में नेपाल ने इस तरह का बिल पारित किया, बांग्लादेश ने पारित किया, पाकिस्तान ने पारित किया, और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे बिल को कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे इश्यूज़ है ट्रांसजेंडर को लेकर उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये सब जो काम हो रहा है बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रहा है करके, और इसके लिए भी मैं सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि समाज है, कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने साथ मिल के काम किया। तो ये एक बहुत ही बड़ा बात है। बट ये जो जहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं, जिस जिस मकाम पे हम है, उसमें बेसिकली इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाए। हमारी लड़ाई, हमारी जो जंग थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और एट द सेम टाइम बहुत लंबी भी थी। तो आज का जो सेशन है या आज का जो चर्चा है जो भारती जी ने और फिरोज जी ने ऑर्गेनाइज़ की है, वो खास करके ऑर्गेनाइज़ की है कि मैं रूबरू में अपनी कहानी बता पाऊँ, अपना जो जीवन बीता, अपने जो व्यक्तित्व बीता, उसके बारे में आपसे थोड़ा सा बता पाऊँ। तो आज की चर्चा में कई सारे सेंसिटिव पॉइंट्स भी आएंगे, मुद्दे आएंगे जो शायद मैंने कभी किसी से बात नहीं किया है, और फर्स्ट टाइम मैं लाइव जा रही हूँ मेरी इश्यूज़ को लेकर, मेरी बातों को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि आप आई मीन इसका पूरा ऑब्जेक्टिव यही है कि ये मेरे बारे में नहीं है, ये ऐसे मेरे जैसे कई सारे किन्नर समाज के लोग हैं उनके बारे में है, कि जो शायद मेरी तरह और मेरे से भी बढ़िया काम कर सकते हैं समाज के लिए योगदान दे सकते हैं, समाज का हिस्सा बन सकते हैं। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और वो अपॉर्चुनिटीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे कई सारे लोगों को भी मिल पाए। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ मेरे बचपन के बारे में। तो जैसे मैं एक महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी, कि मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। हमेशा मुंबई ही मेरा गांव रहा है। जैसे लोगों के गांव होते हैं कि ये गांव है, वो गांव है, ऐसा तो मेरा कोई गांव नहीं था। मैं मुंबई में ही पैदा हुई थी, अर्बन स्टेट में पैदा हुई थी। और मेरे माता पिता जो थे, जो मेरी माता थी, माता है, आई मीन वो अभी भी 74 साल की है, और वही सोर्स है जितना भी मैं काम कर पाई हूँ, जितना भी अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाई हूँ, उसका मुख्य कारण और उसका मुख्य जो प्रेरणा स्रोत है वो वही है। तो मैं मुंबई में पैदा हुई थी। आप अगर कोई महाराष्ट्र में गए होंगे, मुंबई से बिलोंग करते होंगे, तो वहाँ पे एक जगह है ससमीरा मार्ग करके, वर्ली। वर्ली फ़िलहाल अभी आज की तारीख में कोविड के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स वहीं पे है मुंबई में। तो उसी जगह से मैं भी पैदा हुई थी। तो मेरी माता जो है, वो एक अकम्प्लिश डांसर है। उन्होंने कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी ऐसे कई सारे डांस फॉर्म में महारत हासिल की है। और उस समय पे वो कई सारे थिएटर आर्टिस्ट यानी डांस ड्रामा में काम करती थी। उन्होंने आशा पारेख के साथ काम किया है, कई सारे मराठी पिक्चर्स में काम किया है। और मेरे जो पिताश्री थे, जिनके वजह से मैं अभी हूँ, उनका नाम बाबी लाड है और मेरी माँ का नाम मंगला आहेर है। और बाबी लाड जो मेरे पिताश्री थे, वो एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थे। महाराष्ट्र में अगर आपने देखा होगा कि लावनी करके एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है, जिसमें ढोलकी करके एक इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है। और ये ढोलकी करके इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें नौवारी साड़ी में यानी 9 यार्ड साड़ी में फीमेल्स डांस करती है, अदा करती है, और एक लोक कला है उस माध्यम से। तो मेरी माँ को बहुत इंटरेस्ट था वो लोक कला में, वो सीखने में, उसको दिखाने में, प्रस्तुत करने में। और मेरे पापा जो थे उसका इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। और ऐसी उनकी कहानी, लव स्टोरी आप कह सकते हो, वो शुरू हुई, जिस लव स्टोरी में एक तरफ तो रिदम था और दूसरी तरफ डांस था, म्यूज़िक था। इतनी रोमांटिक लव स्टोरी थी। और उस समय आप जानते रहेंगे कि कितना मुश्किल समय था, कि लव स्टोरीज़ वगैरह अलाउड नहीं थे, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी जो थे वो अलग अलग रिलीजन से भी बिलोंग करते थे। तो उन्होंने एक साथ आके डिसाइड किया कि हम अपना घर छोड़ेंगे और हम नई दुनिया स्थापित करेंगे। उन्होंने नई दुनिया तो स्थापित कर ली। फॉर्चुनेटली मेरी माँ को उस समय बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी गवर्नमेंट का जॉब लग गया था क्लर्क करके, और उस समय उनकी तनख्वाह थी कुछ 190 रुपये।
माँ अभी भी कहती है कि 190 रुपये की कीमत तुम क्या जानते हो। तो अभी 190 हमारे लिए रुपए क्या हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते, पर फिर भी उस समय के लोगों के लिए 190 रुपये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जिसमें पूरा घर चलता था। 25 पैसे के चावल, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उन्होंने शादी की और शादी के बाद मैं पैदा हुई, पहला पहला बच्चा। मेरी माँ चाहती थी कि उनका बच्चा, जैसे वो आर्टिस्ट है, मेरे पापा आर्टिस्ट है, उनका बच्चा भी उसी तरीके से आर्टिस्ट बने, एक अच्छा आर्टिस्ट बने, कला का आसक्त हो, कला को लेकर चले, कला को संजोए। और यही उनकी चाहत थी उस विषय में, और उसी को लेकर उन्होंने काम शुरू किया था। मतलब मेरा मेरा जन्म पैदा हुआ तो उस समय एक बड़ी वी शांताराम की बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी आई थी। अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा मुझे पता नहीं, बट झनक झनक पायल पायल बाजे करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी। उसमें और दूसरी एक मूवी थी, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। और ये मूवी में एक हीरो था जिसका नाम था अभिजीत करके, और वो एक कलासक्त है और वो कला के बारे में बहुत जानकारी रखता है, कला के बारे में आगे लेके जाना चाहता है। और उसी को देख के मेरा नाम उन्होंने रख दिया था। तो मेरा बर्थ नेम जो है वो अभिजीत है, बट अभी जो जिस नाम से मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ वो अभिना करके है ना। कई सारे लोगों के जो होती है धारणाएं होती है किन्नर समाज के बारे में। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि किन्नर मतलब कौन है, तो किन्नर मतलब वो होते हैं कि जिनके लिंग में कोई प्रॉब्लम हो, वो उनका लिंग कार्यरत ना हो, और ऐसे लोगों को कई सारी धारणाएं हैं, मिथ्स है, मिसकंसेप्शन है किन्नर समाज के बारे में, कि ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, उन उन बच्चों को दे दिया जाता है किन्नरों को। कई सारे बात ये भी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है, गलत धारणाएं हैं कि किन्नर समाज बच्चों को उठा के लेके जाता है वगैरह वगैरह। तो ये सब भ्रांतियां हैं। उस ये भ्रांतियों पे आप ध्यान न दें। और जैसे मैं बोलना चाहूँगी कि मैं किन्नर समाज की जब हिस्सा बनी तब किसी ने मुझ पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैं चाहती थी कि मैं किन्नर समाज का हिस्सा बनूँ, हिजड़ा समाज का हिस्सा बनूँ, और इसीलिए मैं हिस्सा बनी। तो जब भी हिजड़ा समाज के, किन्नर समाज में कोई समाज में शामिल होता है तो उनकी राजी खुशी से वो शामिल होता है, कोई भी उसके ऊपर प्रेशर नहीं कर सकता, ना कि उसके शरीर में बदलाव के लिए कोई प्रेशर कर सकता है। तो इधर मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अगर एक कोई बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ 3 कंडीशन में पैदा होता है। या तो वो मेल करके पैदा हो सकता है, जिसमें उसकी जेनाइटल्स जो होते हैं वो जैसे टेनिस पेनिस होती है, टेस्टिकल्स होते हैं, या फीमेल करके पैदा होता है जिसमें आपको एक छोटा बच्चा है वो बेसिकली वर्जाइना के साथ यानी योनि के साथ पैदा होता है, और उसी की वजह से सेक्स हम डिसाइड करते हैं उस बच्चे का। तो हम बोलते हैं, हम फॉर्म पे लिखते हैं जैसे पुरुष है या स्त्री है, इस तरह का हम उसका सेक्स लिखते हैं करके। बट इसी के अलावा एक तीसरी किस्म का भी बच्चा पैदा हो सकता है, और उसको हम इंटरसेक्स कहते हैं। इंटरसेक्स का मतलब है कि जिसके जननेंद्रिय मतलब जननांग जो है वो कंफर्म नहीं है। तो ऐसे करीब 40 यानी 40 कंडीशंस है जिसमें बच्चा पैदा हो सकता है, और 5,000 में से एक बच्चा साइंटिफिकली इस तरह का पैदा होता है। अब ये बच्चा क्या किन्नर है, हिजड़ा है, ये लोगों का सोचना होता है करके। तो मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं कि पहले समय में यानी साइंस इतना विकसित नहीं था या हम इतने डेवलप नहीं थे, उस समय पे ऐसे बच्चों को माँ पेट हिजड़ा बोलते थे। माँ पेट हिजड़ा मतलब जो माँ के पेट से हिजड़ा करके पैदा हुआ है। और ऐसे समाज में मतलब ब्रिटिशर्स के पहले भी जब हमारा जीवन था तब ऐसे लोगों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो भक्त बने, भगवान के भक्त बने, या भगवान से कोई भी रिचुअल्स करे और उसका ब्लेसिंग जो है वो लोगों को दे। बट इसके अलावा कई सारे बच्चे जो पैदा होते हैं वो नॉर्मल सेक्स कंडीशन में पैदा होते हैं, उनके पास सेक्स से जुड़े हुए कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते ना। सब इंटरसेक्स बच्चे जिनको जननेंद्रिय में प्रॉब्लम है, क्या वो सभी किन्नर है, क्या सभी ट्रांसजेंडर्स है? तो इसका जवाब है नहीं, ये सभी जो बच्चे हैं वो किन्नर या ट्रांसजेंडर्स नहीं होते करके। ये इंटरसेक्स करके कहलाते हैं, और इंटरसेक्स एक अलग कम्युनिटी है। और साइंटिफिकली साइंटिफिक इंटरवेंशंस के माध्यम से उनको एक प्रॉपर तरीके का जननेंद्रिय दिया जाता है, जिसमें जिसके जिसके उनके जो हार्मोन डिपेंडेबिलिटी है या जननेंद्रिय का जिस तरह प्रकार से आकार है उसे ध्यान में रखते हुए
उन बच्चों को उस तरीके से साइंटिफिकली सपोर्ट करके वर्जाइना या मेल ऑर्गन इस्टेब्लिश किया जाता है। पर बाकी जितने भी किन्नर है वो सभी किन्नर जो है वो नॉर्मल सेक्स के साथ पैदा होते हैं। इसका मतलब जो होता है कि ऐसा नहीं कि उनके जननेंद्रिय में प्रॉब्लम है इस वजह से वो इस तरह के लोग बने हुए हैं या इस तरह के। मैं भी एक नॉर्मल जननेंद्रिय लेके पैदा हुई थी, इसीलिए मेरे फैमिली में से किसी को भी ये पता नहीं चला, ना मेरे माँ को ना मेरे पापा को, कि बाबा मैं किन्नर हूँ। क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तब ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे मेरे सेक्सुअल ऑर्गन्स में। बट ये मैं कहने का कोशिश कर रही हूँ करके कि सभी किन्नर जो आप देखते हैं, सभी किन्नर से आप जो मिलते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जननेंद्रिय में प्रॉब्लम है और इसी वजह से वो किन्नर बने हैं। तीन चीज़ें हैं, सेक्स, सेक्सुअलिटी और जेंडर। सेक्स वो है कि जिसके साथ हम पैदा होते हैं, जैसे हम पुरुष या स्त्री करके पैदा होते हैं। सेक्सुअलिटी वो है कि जिसके मुताबिक हम अपना साथी चुनते हैं अपने लाइफ के लिए, सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, सेक्स करने के लिए, सेक्सुअल चीज़ों को जानने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये सेक्सुअलिटी मतलब जिस तरीके से, तो ऐसे कई सारी सेक्सुअलिटी है। जैसे अगर पुरुष स्त्री के पास अट्रैक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कि हेट्रोसेक्सुअल है, यानी यू नो जो जैसे फीमेल और मेल अट्रैक्शन होता है वो है। अगर पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षित होता है तो उसे हम समलिंगी कहते हैं। पुरुष स्त्री स्त्री के प्रति आकर्षित होता है तो भी हम उसे समलिंगी कहते हैं। और पुरुष अगर या स्त्री दोनों के पास आकर्षित हो रही है, तो एक स्त्री है जो पुरुष के पास भी आकर्षित हो रही है और स्त्री के पास भी आकर्षित हो रही है, और एक पुरुष जो है वो स्त्री के पास भी आकर्षित हो रहा है और पुरुष के पास भी आकर्षित हो रहा है, तो ऐसे लोगों को हम द्विसमलिंगी कहते हैं। कि तो कहने का ये मतलब है सेक्स, सेक्सुअलिटी, जेंडर, ये तीन चीज़ें हैं। जैसे मैं जीवन में बढ़ती गई, मैं 6-7 साल की उम्र में ही मैं अपनी माँ को देखती थी। अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा गुजर गए, मैं 3 साल की थी। और उसके बाद मैं अपनी एजुकेशन कर रही थी, बट 6-7 साल की उम्र में ही मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ था कि जैसे मुझ में कुछ अलग बातें हैं। लोग मुझ में लड़का ढूंढने का, अपने आप को लड़की मानती हूँ। तो जिस तरीके से मैं बैठती थी, बातें करती थी, जिस तरीके से मैं अपने आप को संबोधित करती थी, एक लड़की की माफिक एक लड़की की तरह संबोधित करती थी। किसी ने मुझ पे ज़बरदस्ती नहीं की मेरे घर में, किसी ने मुझे फ़्रॉक नहीं पहनाया, किसी ने मुझे बोला नहीं कि मैं लड़की बनूं। ये बहुत ही नेचुरल तरीके से मेरे पास आया, और बहुत सारे ट्रांसजेंडर के पास ये बहुत ही नेचुरल तरीके से आता है। तो कई सारी धारणाएं होती है लोगों की कि अरे 4 लड़कियां के साथ एक लड़का था तो उसको भी आदत हो गई लड़की के कपड़े पहनने की, तो वो हिजड़ा बन गया, किन्नर बन गया। ऐसा होता नहीं है और ऐसा मेरे साथ भी नहीं हुआ करके। तो 6-7 साल के, मेरे पापा गुजर गए 3 साल की उम्र में, बट 6-7 साल की उम्र में ही मैं अपनी माँ को देख के लिपस्टिक पाउडर लगाना या उनकी साड़ी पहन के उनके जैसे डांस करना, अपने आप को उनके जैसे देखना, ये मैंने सीखा। और इसके विषय में मेरी माँ को एक बार पता चल गया, जबकि वो ऑफिस में जाती थी। एक दिन वो जल्दी आगे उन्होंने देख लिया और उसके बारे में उनको बहुत ही आहत हुई थी, उनको बहुत दर्द हुआ था, उस चीज़ को लेकर तकलीफ़ हुई थी। और उन्होंने मेरे को करीब 100 बार लिखवाया भगवान के सामने बैठ के कि बेटा आप ये ऐसा कभी नहीं करोगे, आप कभी भी साड़ी पहनोगे नहीं, आप कभी भी लाड़ी पाउडर नहीं लगाओगे, कलर नहीं लगाओगे। क्योंकि आप देखिए कि एक अकेली माँ को बच्चे को पैदा करना और उसको बड़ा करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। और इस विषय में भी मेरी माँ ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। तो मेरी माँ का सपोर्ट सबसे मेरी ज़िंदगी में। कई सारे किन्नर है ट्रांसजेंडर से, उनको अपने माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिलता। उनको एक यंग एज में ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है, 11-12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, कि हमको ऐसा बच्चा पैदा हो, हमको हम और हमारे ज़िंदगी पे ऐसा बच्चा लानत है, हम नहीं उसको रखना चाहते। हम इसकी वजह से हमारी गरिमा कम हो रही है, या इसकी वजह से लोग हमको जज करेंगे कि हम कैसा बच्चा पैदा किया। तो ये सब चीज़ें मेरी माँ को भी सुननी पड़ी थी, और इसके वजह से मैं भी बहुत सारी आहत हुई थी मुझे ज़िंदगी में करके। बचपन मेरा जब बीता तब बहुत ही अकेलापन से बचपन बीता, कि मैं लोगों से बात नहीं करती थी, लोगों से जान पहचान नहीं बढ़ाती थी, हमेशा अकेले रहती थी। और ये सोचती थी कि मैं अकेली ऐसी इंसान हूँ कि जो इस तरह के सिचुएशन से गुज़र रही हूँ।
मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं है, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। जो भी मेरे फ्रेंड्स बनते थे वो मुझे चिढ़ाते थे या मेरा इस्तेमाल करते थे। और जैसे कहते हैं करके कि एक बच्चा बड़ा हो जाता है, एक लड़की बड़ी हो जाती है, तब मोहल्ले को पहले पता चलता है, घर वालों को लेट पता चलता है। उसी तरीके से जैसे मैं बढ़ना शुरू कर दी, मेरे जो हाव भाव थे, जिस तरीके से मैं रहती थी, चलती थी, उसकी वजह से लोग मुझे जानने लग गए कि अरे ये अलग है, अरे इस इंसान थोड़ा सा अलग हट के है करके। मेरा दोस्तों में मिलना जुलना भी और लड़कियों की तरह बात करना भी खटकने चालू हो गया। लोग मुझे कई नाम से बुलाना शुरू कर दिए, छक्का, मामू, हिजड़ा, डबल रोटी, डबल पराठा, मीठा चावल, कई सारे नाम मुझे देने गए। मेरे साथ मेरे माँ को भी ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया कि अरे ये अकेली औरत है, इस बच्चे को संभाल रही, इसलिए ऐसा बच्चा निकल गया। मेरी पूरी जो मतलब कहते हैं कि मेरा जो पूरा ब्लेम था वो मेरी माँ तक भी चला गया कि मेरी माँ ने मुझे अच्छे से रेज़ नहीं किया, इसकी वजह से मैं हिजड़ा निकल रही हूँ, इस तरीके से मैं बिहेव कर रही हूँ अपने आप को। तो उनको भी बहुत सारी आहत होती, उनको दर्द होता था। कई बार उनकी फ्रेंड्स वगैरह उनको सजेस्ट करते थे कि अरे तू अकेली तो है, इस बच्चे को दे दे अनाथालय में, बोर्डिंग में भेज दे और दूसरी शादी कर लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर मेरी माँ ने कभी किया नहीं। मैं जैसी भी थी उसके बावजूद मेरी माँ डट के मेरे पीछे खड़ी थी। वो अकेले में रोती थी, अकेले में उनको आहत होती थी, तकलीफ़ होती थी, पर कभी भी उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया कि मेरा बच्चा हिजड़ा है, मेरा बच्चा किन्नर है, तो मैं उनको ऐसे ही दे दूँगी। करीब 10 या 12 साल के वक्त जब मैं पहले टाइम मेरी माँ के साथ कहीं बाहर घूम रही थी, तब फर्स्ट टाइम एक सिग्नल पे मैंने हिजड़ा देखा। एक किन्नर था और वो कर क्या रहा था, वो सिग्नल मांग रहा था, यानी वो भीख मांग रहा था। ये मेरा पहला रूबरू इंटरेक्शन था एक किन्नर के साथ, एक ट्रांसजेंडर के साथ। तो तब मैंने जब पहले टाइम एक हिजड़ा देखा, तब मेरी माँ के पास मैंने पलट के देखा और मेरी माँ को बोला कि माँ ये कौन है, मुझे इनसे बात करनी है। तो मेरी माँ ने बोला नहीं नहीं, इनसे बात मत करना, इनसे बात ज़रा भी मत करना, इनके नज़दीक मत जाना, बिकॉज ये अच्छे लोग नहीं होते, ये उठा के लेके जाते बच्चों को। ये मेरे माँ ने सबसे पहले मेरे सबक दिया किन्नर समाज के बारे में, हिजड़ा समाज के बारे में। और मैं ही नहीं, सभी लोगों की जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपने बच्चों को इसी तरह का जानकारी देते हैं कि किन्नर ख़राब होते हैं, ट्रांसजेंडर ख़राब होते हैं, वो बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, वो ताली बजाते हैं, गाली देते हैं, बुरे होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। यही सब जानकारी हम अपने बच्चों को देते हैं। वही किन्नर को हम बुलाते हैं जब शादी रस्म व रिवाज होता है, उनको नाचने के लिए, ढोलक बजाने के लिए इनकरेज करते। और वही किन्नर है जिनको कभी हम घर में बिठा के खाना नहीं खिलाते, जिनको कभी ये नहीं पूछते आज कोरोना के टाइम में कि बेटा हमारे घर में 2-3 महीने से हम काम पे नहीं गए हैं, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं होगा, तुमने 2 टाइम का खाना खाया, तुम्हारे घर में खाना, तुम्हारे घर में चूल्हा जला कि नहीं जला। ये काम हम सोचते नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि किन्नर समाज के लोगों को इस जीवन में जीने का कोई हक नहीं है, उनको मर जाना चाहिए, उनको इस समाज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आयरनी यानी विपदा ये है कि ऐसे जो लोग हैं, इनको हम हाथ तो जोड़ते हैं, पैर तो पड़ते हैं आशीर्वाद के लिए, जब भी दिक्कत होती है हम जाके बोलते हैं माई एक आशीर्वाद दे दो, हमारा सब काम हो जाए। मैंने कई बार रास्ते पे चलते हुए कई सारे लोगों को देखा है कि जो मेरा हाथ सर पे रख के बोलते हैं कि अम्मा थोड़ा आशीर्वाद दे दो, माँ थोड़ा आशीर्वाद दे दो, मैं अभी जा रहा हूँ, अपने स्कूल के लिए जा रहा हूँ, कॉलेज के लिए जा रहा हूँ, एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो और मैं पास हो जाऊं करके। बट वही लोग कभी भी मुझे घर पे नहीं बुलाएंगे, कभी भी लोग मुझे मेरी कीमत उन्होंने सिर्फ 10 रुपये जोड़ी है कि 10 रुपये मैं हाथ में रखूँगा इनके और ये मेरे को आशीर्वाद देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। बट ये इंसान मेरे घर में आने लायक नहीं है, ऐसा कई बार लोग सोचते हैं। और समाज में जब मैं बढ़ रही थी, इसी तरह की दिक्कत हो रही थी, उसी समय एक और चेंजेस मेरे बॉडी में हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि मेरी माँ ने मुझे हिजड़ा समाज के बारे में ये सबक मिला, बट मेरे अंदर द्वंद्व चल रहा था, मेरे अंदर चल रहा था एक बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा तूफान। ये लग रहा था कि अरे ये इंसान जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये इंसान मेरे नज़दीक का लगता है, इस इंसान से मैं जाके बात करना चाहती हूँ, इस इंसान को मैं समझना चाहती हूँ, ये कौन है इंसान, और मेरे अंदर इस इंसान की तरफ फीलिंग्स क्यों आ रही है। पर ये इंसान के पास मैं बोल नहीं सकती थी, जा नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि ये इंसान मुझे भगा के ले जाएगा, ये मेरी माँ मुझे मारेगी या जो भी है करके। तो मेरे को जानकारी तो मिली नहीं, और कई सारे बच्चों को भी इस बारे में जानकारी नहीं होती। उसके बाद एक दूसरा किस्सा मेरे साथ स्कूल में हुआ बहुत तरीके से। तो स्कूल में शायद आपने नॉर्मल ज़िंदगी जी होगी, बट
जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी तब मेरे साथ कई सारी घटनाएं हुई। कई सारी घटनाएं मतलब पहले तो जैसे कि मैं स्कूल में जब थी, तब स्कूल में मुझे बैठने को समझता नहीं था, क्योंकि हमारा एक महाराष्ट्रियन स्कूल था, बालमोहन विद्या मंदिर दादर में। अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा। ये एक स्कूल था जिसमें एक तरफ लड़के बैठे, एक तरफ लड़कियां बैठे। लड़कियों की यूनिफॉर्म अलग है, लड़कों की यूनिफॉर्म अलग है। और हमको छोटी सी पैंट दी जाती थी और शर्ट दी जाती थी, लड़का समझ के कि ये पहनो और ये पहन के आओ। और 12-13 साल के, 10-11 साल की उम्र में अपने शरीर में कई सारे बदलाव होते हैं। आप देखोगे अगर कोई लड़का है तो उसके हाथ पैर में बाल आ जाते हैं, मूछें आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है। औरत है या लड़की है तो उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू होता है, पीरियड शुरू होता है। तो मैं तो वही सब चाहती थी कि जो लड़कियों में हो रहा है, वो सब बदलाव मैं चाहती थी मेरे अंदर हो। मैं चाहती थी कि मुझे भी पीरियड्स आए, मेरी भी ब्रेस्ट बढ़े, मेरे पास भी लड़के अट्रैक्शन हो, मेरे पास देखे, मुझे मुझे ताड़े, मुझ पर कविताएं करे। मैं ये सब मैं चाहती थी उस समय पे। पर मैं बन रही थी एक अजीब से इंसान, कि मेरा दिमाग तो लड़की का था बट मेरा शरीर मेरे दिमाग के साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मैच नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से मेरे अंदर एक बहुत बड़ा द्वंद्व था और कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मर जाना चाहिए। ये जीवन में, ये समाज में मेरी कोई भी प्रेजेंस नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इस समाज में जीने का मुझे हक नहीं है इस समाज में, क्योंकि इस समाज में कोई भी मुझ में वो देख नहीं पा रहा है जो मैं अपने आप में देख पा रही हूँ। जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे एक लड़की दिखाई देती है, पर पूरा समाज मेरे में एक लड़का ढूंढने का कोशिश कर रहा है। एक लड़कों के लिए जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो लड़कों की जिम्मेदारी मुझे देने का कोशिश कर रहा है। और इस वजह से हमेशा मुझे दर्द और तकलीफ़ रहती थी। स्कूल टाइम में मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 11-12 साल के टाइम में बच्चों में शर्म आनी शुरू होती है। उनको समझ में आता है कि अगर हम कपड़े ना पहन के घूमेंगे तो लोग हमको देखेंगे, जो भी है उनके बॉडी चेंजेस होते हैं। ऐसे वक्त में सबसे बड़ी चीज़ मुझे दिक्कत करने लगी, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे तकलीफ़ देने लगी उस विषय में, वो था कि वॉशरूम, बाथरूम जाना। कितना स्वाभाविक चीज़ है ना, नेचर कॉल है, कोई भी करता है। सब लोग पॉटी करते हैं, सब लोग बाथरूम करने जाते हैं, कितनी स्वाभाविक चीज़ है। बट एक ट्रांसजेंडर के लिए कितनी स्वाभाविक चीज़ कितनी मुश्किल हो सकती है, ये कभी आपने सोचा है? उस समय मैंने पहनी थी शर्ट पैंट, और मैं इस्तेमाल करना चाहती थी लेडीज़ लू। बिकॉज मैं जानती थी कि जब मैं लड़कों के लू में जाती हूँ, लड़कों के बाथरूम में जाती हूँ बाथरूम करने के लिए, तब लोग मुझे ऊपर से नीचे देखते हैं, कोई मेरी पैंट खींचता है, कोई मुझे ये देखने का कोशिश करता है कि इसके अंदर क्या है, वजाइना है कि टेस्टिकल्स है कि क्या है इसमें। और ये कई बार मैंने फेस किया। और फिर ऐसा एक सिचुएशन आया, ऐसा एक वक्त आया कि जब मैंने रिसेस में बाथरूम जाना छोड़ दिया। जब लेक्चर शुरू होता था, जब सेशन शुरू होता था, जब टीचर्स पढ़ाना शुरू करती थी, तब मैं मुंह अलग अलग करके बोलती थी करके कि प्लीज़ मुझे बाथरूम जाना है। तो टीचर बोलती थी क्यों, रिसेस में गई नहीं क्या बाथरूम तुम, क्या प्रॉब्लम हुआ तुमको? तो मैंने बोला नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट मैं तब कुछ और काम कर रही थी और मैं अभी जाना चाहती हूँ। तो अब फिर वो जाने देती थी, और ऐसे ही मैं अपने वॉशरूम करती थी। और कई सारे बच्चों को जो ट्रांसजेंडर करके अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या है, उनके लिए कोई एजुकेशन नहीं होता। आप अगर आप खुद एकेडमिशियन हो, सबके सब आप अच्छे शिक्षित हो, आप समझ सकते हो कि आपको भी जब पहले सेक्स के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में जानकारी होगी तो वो किसी किताब से नहीं मिली होगी, वो पॉर्न फिल्म से मिली होगी, ब्लू फिल्म से मिली होगी, या अपने दोस्तों से मिली होगी। माँ बाप बहुत ही कम अपने बच्चों के साथ इस विषय में बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि माँ बाप को खुद को ही इसके बारे में जानकारी नहीं होती। आज आप इतने प्रगल्भ हो, आप यहाँ पे आए हो, आप मेरी कहानी सुन रहे हो, मेरे साथ चर्चा कर रहे हो, और मुझे ज़रूर ये आशा है कि आप आगे चल के अपने बच्चों के साथ भी ये डिस्कशन करोगे, और अगर कोई आपके बच्चे का दोस्त इस तरह का होगा तो उसे सपोर्ट करोगे। तो उस समय ये भी दिक्कत होती थी। फिर एक बार ऐसा सिचुएशन आया कि जब कुछ बच्चों ने मुझे झूठ बोल के लाइब्रेरी के पीछे लेके गए, और लाइब्रेरी के पीछे लेके जाके उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे कपड़े फाड़े। आपने रूलर देखा होगा, जो प्लास्टिक का रूलर उस टाइम पे आता था, वो रूलर को उन्होंने मेरे पीछे के हिस्से में डालने का कोशिश किया, मुझे तकलीफ़ दिया, मुझे गांडू, मामू, छक्का, मेरी माँ पे गाली दी, मेरे पापा पे गाली दी, बहुत सारा मुझे तकलीफ़ दिया उस समय पे। और मैं रो रो के हाल हो गई, मेरे बदन पे एक कपड़ा नहीं था। अभी भी
अभी भी जब वो सिचुएशन याद आता है तब मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मुझे लगा था कि मुझे जीने नहीं देंगे लोग, ये मार डालेंगे आज की तारीख में। दूसरे दिन मैं जब अपने स्कूल गई और अब जब मैंने बात किया लोगों से, कि मेरे मेरे टीचर को बताया कि मेरे साथ कुछ घटना घटी है, लोगों ने मुझे बहुत तरीके से मारा। ये तो समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा था, उन मेरे साथ बड़े बहुत बुरी तरीके से मारा मैं, ये बच्चों ने मुझे। तो टीचर ने उनको पूछा क्यों मारा भाई इनको, तो उन्होंने बोला कि अरे ये लड़का होकर लड़कियों की तरह बिहेव करता है, लड़कियों की तरह चलता है, मैं आ गई मैं चली गई, मैं खाई मैं पी, ऐसे बात करता है, लड़कियों की तरह हाथ हाथ भाव करता है, हाथवारे करता है। तो इसको हमने ठीक करने के लिए ये सब किया है। फिर टीचर ने मेरे पास देखा, बोले तो आप ऐसे करते हो? तो मैंने बोला हाँ मैं तो ऐसा करती हूँ, उसमें क्या है बात। तो उन्होंने फिर मुझे मारा और मुझे बोला कि अच्छा हुआ ये लड़कों ने तुम्हारे साथ जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि इन्होंने आपको सबक सिखाने का कोशिश किया कि आप लड़के हो, आपको लड़कों की तरह ही ज़िंदगी जीनी चाहिए। और उस समय मैं बोल नहीं पा रही थी कि नहीं मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं लड़की हूँ, बट मैं लड़की हूँ। ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे उस समय ये नहीं पता था कि सचमुच क्या मैं लड़की हूँ, कि मैं एक विचित्र विक्षिप्त इंसान हूँ, एक कलंक हूँ इस समाज के ऊपर, कि इस तरीके से लोग मुझे बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके से लोग मुझे बात कर रहे हैं। तो ये दुविधा में थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और इसी को लेकर मैं अपने माँ को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने माँ को कभी ये बताया नहीं कि मैं ऐसे इश्यूज़ के साथ गुजरी हूँ, ये प्रॉब्लम के साथ गुजरी हूँ। स्कूल के टाइम के बाद, उस वाक़या के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी। मेरे सर में दर्द रहता था, मेरे बदन में तकलीफ़ रहती थी। मैंने अपना आईना देखना छोड़ दिया था। आप लोग आईना कितने बार देखते हो जीवन में? मैंने आईना देखना छोड़ दिया। एक बहुत समय गुजर गया मेरी ज़िंदगी में जब मैंने अपने आप को आईने में नहीं देखा, क्योंकि जो आईने में मुझे दिखता था वो मुझे पसंद नहीं था। जो आईने में दिखता था, जिसके साथ मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती थी, समझ नहीं पाती थी कि क्या मैं हूँ, ये कोई और ही इंसान है। मेरा मन कुछ और है, मेरा दिमाग कुछ और है, और जो आईने में दिख रहा है वो इंसान कुछ और है। उस इंसान के साथ मैं रिलेट नहीं कर पा रही, इसलिए उस आईने को तोड़ दिया मैंने, उस आईने को देखना छोड़ दिया मैंने, और कई समय तक मैंने वो आईना देखा भी नहीं। एजुकेशन का 10वीं करने के बाद, मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी, और शायद मेरी माँ ने हमेशा एक ही मुझे एस्पिरेशन दिया कि बेटा गवर्नमेंट जॉब कर लो। मेरा आज गवर्नमेंट जॉब है, इसके वजह से मैं अच्छे से सर्विस कर पा रही हूँ, या मेरे मेरे पति गुजर जाने के बाद भी मैं तुमको सपोर्ट कर पा रही हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब कर लो। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ गई। मैंने छोटे छोटे जॉब करना शुरू कर दिया। मैं किसी के कुत्ते घुमाती थी, किसी का बैंक का काम करती थी, अपने माँ को सपोर्ट करती थी इसके लिए। तो सबसे एक बहुत ही छोटी उम्र में मुझे एक बात पता चल गई कि जैसे मेरी तकलीफ़ में मेरे माँ ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे मेरे माँ का साथ नहीं छोड़ना है। जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने माँ को साथ में लेके चलना है, उसका साथ नहीं छोड़ना है, उसको अलग नहीं करना है। ये बात बहुत जल्दी मेरे दिमाग में समझ आई थी। दूसरा एक बात ये भी मुझे समझ आ गई थी बहुत जल्दी, कि अगर मैंने एजुकेशन आधे में छोड़ दिया तो मेरा फ्यूचर भी वही इंसान की तरह होगा कि जो सिग्नल पे भीख मांग रहा है। अगर मैंने एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया, अगर एजुकेशन मैंने आधे में छोड़ दिया, तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरा भी फ्यूचर वही होगा। लोग मुझे भी उसी तरीके से देखेंगे सिग्नल पे भीख मांगते हुए, उसी कपड़े में, उसी लिबास में, और मुझे देख के लोग गाड़ी का शीशा ऊपर कर देंगे, या कुछ गाली दे देंगे, या हटका के बोल देंगे, या मैं सामने होते भी नज़र चुराएंगे मुझसे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे एजुकेशन कंप्लीट करना है, चाहे हो जो भी हो जाए, क्योंकि मुझे मेरे माँ का सपोर्ट करना है, मेरी माँ का जिम्मेदारी मेरे हाथ के ऊपर है, और मेरा कुछ भी हो जाए, मेरे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो फिर भी। बट कई बार मेरे साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगे, मेरा सर दर्द करने लगा, मैं क्योंकि ये बातें किसी को बता नहीं पा रही थी। एक अकेलापन जब इंसान का खाता है उसको, तो कितनी बुरी तरीके से खाता है, ये सोचिएगा। जीवन के एक बड़े उम्र तक अगर आपको अकेलापन खाते रहे, आपके दोस्त ना रहे, आपके ये लॉकडाउन जो चल रहा है इसमें आपको पता चल गया होगा, जब आप दोस्तों यारों से नहीं मिलते हो तब कैसे आपको फील होता है। क्या आप खुश थे ये 3 महीने के 4 महीने के लॉकडाउन में? नहीं, राइट। आप झगड़ रहे थे, आप तकलीफ में थे, आप 10-10 मिनट बात करते लोगों से। आपने ऐसे ऐसे लोगों को भी फ़ोन किया होगा जिनसे ज़िंदगी में कभी आपने बात नहीं की होगी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही घटना घट रही थी, मेरे साथ भी ऐसा ही सिचुएशन हो रहा था कि मैं किससे बात नहीं कर पा रही थी।
तो एजुकेशन को लेकर भी मेरे साथ कई सारी दिक्कतें होने लग गई। जैसे एजुकेशन के टाइम पे टीचर्स ने मुझे बोलना बंद किया कि यही कपड़े पहनने, ये आदमी के कपड़े, इसी के कपड़े के साथ तुमको एजुकेशन करना पड़ेगा, तुमको और कोई कपड़े नहीं मिलेंगे करके। जबकि मैं टीचर को बोलती थी नहीं, मैं स्कर्ट पहनना चाहती हूँ, मैं वो लड़की की तरह कपड़े पहन के बैठना चाहती हूँ क्लासेस में, उनके साथ उनके जैसा बात करना चाहती हूँ। कोई मानने को तैयार नहीं था। जब मेरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और जिसकी वजह से मैं स्कूल बंक करने लगी, स्कूल जाना बंद कर दी या कम कर दी, तब मेरे माँ ने मुझे बाबा हॉस्पिटल लेके गई, जो कि मुंबई में है, बांद्रा में। बाबा हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ पे एक साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट था। उन्होंने मुझे कई सारे पिक्चर्स बताए, कई सारे सवाल पूछा है। मुझे ये तो पता नहीं कि उन्होंने क्या क्या सवाल पूछा है, मैं बहुत छोटी थी, मैं करीब 14-15 साल की होगी शायद। और आखिर में उन्होंने मेरे माँ को बोल दिया कि आप एक काम कीजिए, जब भी ये इंसान को इस तरीके से फीलिंग होती है तब उनको एक डार्क रूम में, मतलब अंधेरा करके, पैरासीटामॉल दे दीजिए और सोने को बोल दीजिए, ये इंसान को ठीक हो जाएगा। तब से मेरे माँ ने मेरे साथ ये करना शुरू कर दिया और आज की तारीख तक जब भी मैं घर में बैठी होती हूँ तब मैं अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके बैठती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना गहरा उसका सदमा पहुँच गया है करके कि जबकि एक साइकेट्रिस्ट को मुझे बोलना चाहिए था, नहीं बेटा तुम खुल के जियो, तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो, जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, जो अपने आप को मानते हो उसे एक्सेप्ट करो, लोगों से चर्चा करो, लोगों से बात करो, लोगों से मिलो, हिचकिचाओ मत, डरो मत अपने लिए। उसके बाद मैंने अपने फैमिली के फंक्शंस में जाना बंद कर दिया, क्योंकि लोग वहाँ पे भी मुझे पूछना शुरू करते थे, मेरी माँ को, कि तुम्हारा बेटा ऐसा क्यों है, उसके ऐसे बाल थोड़े से बड़े क्यों हैं, उसके आईब्रोज़ क्यों बनी होती है, वो थोड़ा लाली पाउडर लगा के क्यों घूमता है, मेकअप करके क्यों घूमता है करके, वो चीज़ को लेकर। और मैं माँ को जवाब नहीं दे पाती थी, माँ मेरे को पूछ नहीं पाती थी, मैं माँ को जवाब नहीं दे पाती थी, और मैं समाज को जवाब नहीं दे पाती थी कि मैं ऐसे क्यों हूँ करके। लोगों को समझ नहीं आता था, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता था कि ये सब जो है वो इस वजह से है क्योंकि मेरी माँ अकेली है या मेरे पापा गुजर गए हैं, इसके वजह से मुझे एक फादर फिगर नहीं है लाइफ में, इसके वजह से, इस सब का सोचना इसी तरीके से था। और मेरी माँ भी उससे बहुत परेशान होती थी, डिस्ट्रेस होती थी, वो तकलीफ़ में रहती थी कि वो कैसे इस तरह का इशू डील करे। एक बार मेरे माँ ने मुझे बिठा के सिखाया, उन्होंने बोला देख बेटा, मैंने जितना सिखाना है तुझे वो मैं सिखा रही हूँ, ठीक है, इसके आगे शायद मैं सिखा पाऊँ या ना सिखा पाऊँ, मेरे गवर्नमेंट में जॉब में अवेलेबल जितना है वो मैं तुझे दे दूँगी, मैं तुझे कभी तकलीफ़ नहीं होने दूँगी, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, पर तुझे भी अपना खुद देखना पड़ेगा। तब मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए, मैं छोटे छोटे जॉब करना शुरू की, कॉलेज में मैंने ये किया। बट जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में 10वीं के बाद पहला एजुकेशन लेना शुरू कर दिया, तब मैंने सुइसाइड अटेम्प्ट करना शुरू करे, बिकॉज मेरे अंदर अंदर ही अंदर अपने आप को मैं खा रही थी। मैंने अपना हाथ काटने का कोशिश किया, पंखे को लटक के जान देने की कोशिश की, समुंदर में चल के गई उसका करने का कोशिश किया, बट हर बार ये फॉर्चुनेटली ये सभी सिचुएशन में जितने बार ये सब हुआ उसमें से मैं बच निकली। तब मैंने ऊपर देखा आसमान के पास और मैंने भगवान को पूछा, भगवान तू चाहता क्या है मुझसे, तू चाहता क्या है, तू मुझे मारना नहीं चाहता, तू जैसे मैं जीना चाहती हूँ वैसे तू मुझे जीने नहीं दे रहा है, तो तू चाहता क्या है, मैं क्या करूँ। तो तभी मुझे एक ख्याल दिल में आया कि शायद मैं कुछ ऐसी चीज़ के लिए बनी हूँ कि जो चीज़ दूसरे नहीं कर पा रहे, इसलिए भगवान या नेचर या सुपर पावर, जिसे भी आप मानते हो, खुदा, अल्लाह, जो भी है, उन्होंने मुझे ज़िंदा रखा। मुझे लगा कि इसीलिए वो मुझे इस विषय में रखना चाहते हैं कि ताकि मैं जीवन में कुछ कर पाऊँ। और फिर उसके बाद मैंने पलट के कभी नहीं देखा। फिर मैंने देखा नहीं, अब मैं जीऊँगी, पर मैं जीऊँगी तो खुल के जीऊँगी, शान से जीऊँगी। अगर मैं मर नहीं पा रही हूँ तो मैं जीऊँगी, पूरी पूरी तादाद में जीऊँगी। मैं किसी को सुनने वाली में नहीं हूँ और किसी को भी डर के रहने वालों में से नहीं हूँ, और मैं डर के जीऊँगी भी नहीं और डर के दूसरे को जीने भी नहीं दूँगी। मुझे जो नहीं मिला जीवन में वो मैं दूसरे इंसान को, आज जो अभिना जो स्कूल में है, आज जो अभिना 10 साल की है, 5 साल की है, 4 साल की है, जिसे जो सर्विसेज नहीं मिल रहे, जिसे जो फैमिली से प्यार नहीं मिला है, उससे वो फैमिली से प्यार मिलने के लिए मैं लड़ूंगी। जो रिस्पेक्ट नहीं मिला सोसाइटी के लिए, उस रिस्पेक्ट के लिए मैं लड़ूंगी। जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सोसाइटी में, उस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं लड़ूंगी। और फिर मैंने पलट के कभी नहीं देखा। मैंने पूरे कॉलेज लाइफ में अपना कॉलेज किया, आर्ट्स में मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसी समय में मैंने अपने आप को आदमी करके ही रिप्रेजेंट किया। मैं शर्ट पैंट पहनती थी,
किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा लेवल पे आज की तारीख में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि नोट्स नोट्स शेयर नहीं करते, बच्चे साथ में बैठते नहीं, टीचर अच्छे से पढ़ाते नहीं। इसी को ध्यान में देते हुए मैंने अपने आप को आदमी बनाया। मैं फॉर्मल कपड़े पहनती थी, मैंने अपना जेंडर छुपाया, लोगों से अपने आप से छुपाया। मैं जब बैठती थी, जैसे चलती थी, वो अपने आप को मैं देखती थी कि ऐसा तो नहीं पता चलता लोगों को कि मैं हिजड़ा हूँ करके, मैं ट्रांसजेंडर हूँ करके, इसको पता तो नहीं चल रहा है। ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ये एजुकेशन कंप्लीट तो कर रही हूँ, बट उस टाइम पे जॉब नहीं था। उस टाइम पे कंप्यूटर सिर्फ नए नए आए हुए थे, फ्लॉपी डिस्क और ये सब बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, और कंप्यूटर्स का रिवॉल्यूशन हो रहा था उस समय। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं कंप्यूटर्स करूँगी, मैं बाहर गाँव जाऊँगी, पैसा कमाऊँगी, अपने माँ को सेटल करूँगी और फिर सोशल वर्क में काम करूँगी। ये पता नहीं था कि तब तक ये भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ पॉसिबल है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आप बदलाव ला सकते हो, एक शरीर से आप सर्जरीज कर सकते हो, हार्मोन चेंजेस कर सकते हो। ये सभी कोई जानकारी नहीं था। मुझे लगता था कि पूरे इंडिया में मैं अकेले एक इंसान हूँ, ऐसी हूँ। क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, जैसे आज आपके लोगों पे जैसे हम चर्चा कर रहे हैं। उस टाइम पे सभी इंफॉर्मेशन किताबों से मिलती थी, बट किताबें भी एलजीबीटी के ऊपर इतनी सारी लिखी हुई नहीं थी, ट्रांसजेंडर के ऊपर तो लिखी हुई नहीं किताबें थी। एंड मैं बात करी हूँ करीब 95 94 के दशक की, 90 के दशक की, जब इतना ज़्यादा एजुकेशनल मटेरियल भी अवेलेबल नहीं था। मैंने डिप्लोमा कंप्यूटर कंप्लीट किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और जावा और सी प्लस प्लस में मैं सिखाती थी कंप्यूटर में, कंप्यूटर एजुकेशन में। वहाँ पे भी जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के जो हेड थे वो मुझे बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे, मुझे अलग रखते थे, लोग मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। बट फिर भी मैंने अपना छोड़ा नहीं। मैं बोली नहीं, मैं एजुकेशन कंप्लीट करूँगी, मैं जॉब करूँगी और मैं एक अच्छा रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जीना पसंद करूँगी। मेरे माँ ने मेरे को जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो वैल्यूज़ दिए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊँ। तो वो मैं नहीं करूँगी, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए करके मैं अपनी इस पे जीऊँगी, शर्तों पे जीऊँगी। उस समय जब मैं आ रही थी तब मुझे एक मैगज़ीन मिला, वो भी कबाड़ी के दुकान में, और वो मैगज़ीन का नाम था बॉम्बे दोस्त। ये पहली पत्रिका थी जिसमें मैंने देखा कि स्केच बनाया हुआ था कि एक आदमी आदमी से लिपटा हुआ है करके। मैंने बोला ये कौन सा मैगज़ीन है, मैंने कभी तो ऐसा मैगज़ीन नहीं देखा करके। उससे पहले जब मैं सेक्सुअलिटी के माध्यम से जा रही थी तब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं लड़की हूँ और मैं शादी करूँ, मेरे बच्चे बच्चे हो, मैं बच्चे अडॉप्ट करूँगी, एक घर होगा, मेरे पास डॉग होंगे, मैं अच्छे से रहूँगी, अपने पति के साथ अपना ख्याल रखूँगी। जो जो भी आदमी मेरे साथ अट्रैक्टेड होता था या मैं जिससे अट्रैक्टेड होती थी, मैं हमेशा यही सोचती थी कि वो मुझसे शादी करे, मुझे एक इज़्ज़त दे, दुनिया में एक औरत की तरह इज़्ज़त दे और बढ़े। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, देवउर्मी इंस्टीट्यूट करके, कांदिवली करके एक जगह है मुंबई में, उसकी जगह पे मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, और मैंने अपने आप को दबाए रखा। जब वो मैगज़ीन मिला, तब फर्स्ट टाइम मैंने वो मैगज़ीन मिला, तो अब मैं मैगज़ीन पढ़ूँ कहाँ पे? घर पे तो लेके जा नहीं सकती, फैमिली को पता चल जाएगा कि मैं किस तरह का मैगज़ीन पढ़ रही हूँ। तो मैंने उस टाइम पे जो सुलभ शौचालय यानी पब्लिक टॉयलेट होता है, उसमें 10 पैसा दे के या कुछ जो भी अमाउंट था, उसमें देखिए टॉयलेट में बैठ के वो मैगज़ीन मैंने पढ़ा। उस मैगज़ीन में फॉर्चुनेटली आधा हिस्सा इंग्लिश था और आधा हिस्सा हिंदी था। मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती थी उस समय पे, तो मैंने हिंदी में वो मैगज़ीन पढ़ा। और हिंदी में जब वो मैगज़ीन पढ़ा तब मुझे ये पता चला कि ऐसी संस्था है जिसका नाम है हमसफ़र ट्रस्ट, जो कि मुंबई में है, वकोला में है, सांता क्रूज़ में है। और इस समाज एक ऐसे समाज के बारे में मुझे जानकारी मिली जो समाज के बारे में मैं अनभिज्ञ थी। LGBT करके कोई समाज है, लेस्बियन है, गे है, ऐसे लोग हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश की। मैं एड्रेस लेके वो संस्था के जगह पर पहुंच गई, और वहाँ पे संस्था के जो संचालक है श्री अशोक राव कवि जी, जो एक जर्नलिस्ट है और वो पहले गे इंसान है जो इंडिया में आउट एंड ओपन बाहर निकल के आए कि मैं गे हूँ और ये मेरी इश्यूज़ है। तब मैं उनसे मिली, और वो एक छोटे से कंप्यूटर पे काम कर रहे थे। तब इस एनजीओ में इतना पैसा नहीं था, एनजीओ में इतना सफिस्टिकेटेड काम नहीं होता था, बहुत छोटे लेवल पे संस्थाएं काम करती थी। मैं वहाँ गई और मैंने उनको देखा और उनको बोला कि मैं ना अपने आप को विकृत मानती हूँ। तब उन्होंने बोला कि क्या विकृत? तो मैंने बोला विकृत 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 मतलब मैं अपने आप को अननेचुरल मानती हूँ करके, मैं अजीब हूँ, साइको हूँ मैं। तो उन्होंने बोला क्या साइको, क्या विकृत? उन्होंने बोला कि बेटा एक बात सुनो, विकृति एवं प्रकृति,
विकृति एवं प्रकृति। प्रकृति में जो है वो सब नेचुरल है, कुछ विकृत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने वो बनाया है, प्रकृति ने वो लाया है। तो आप और मैं कोई डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं कि विकृति क्या है और प्रकृति क्या है, क्योंकि प्रकृति में जितना जो है वो प्रकृति है। तब मुझे पहले टाइम कॉन्फिडेंस आया। मैंने 8 साल वो संस्था में काम किया, मैंने पीयर एजुकेटर करके काम किया था। मैं कॉन्डम बांटती थी पब्लिक टॉयलेट के बाहर लोगों को HIV एड्स के बारे में जानकारी देने के लिए, और 8 साल में मैं वहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर बन गई। मैंने इस NGO में काम करना सीखा, सोशल सेक्टर में काम किया, अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ काम किया। उसके बाद मैं वहाँ से निकली और मैंने सोचा कि अब मैंने तब तक मैं अपना जेंडर चेंज करने के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर चुकी थी। मैं काउंसलिंग से जा चुकी थी और मेरे हार्मोन ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी थी, जिसमें हार्मोन को लेकर इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं, गोलियां लेनी पड़ती है, जिससे आपके बदलाव में, शरीर में बदलाव हो सकते हैं। किसी ने सवाल पूछा है कि हाउ ट्रांसजेंडर इज़ डिफरेंट देन गे एंड लेस्बियन। सो ट्रांसजेंडर एक जेंडर से जुड़ी हुई आइडेंटिटी है, गे और लेस्बियन एक सेक्सुअलिटी से जुड़ी हुई आइडेंटिटी है। मतलब सेक्सुअलिटी मतलब एक पुरुष जो अपने आप को पुरुष समझता है और दूसरे पुरुष के पास आकर्षित होता है, वो अपने आप को गे मानता है, वो अपने आप को औरत नहीं मानता। जो स्त्री एक स्त्री मानती है अपने आप को और दूसरी स्त्री के पास आकर्षित होती है फिजिकली, मेंटली, वो अपने आप को लेस्बियन मानती है। बट ट्रांसजेंडर के साथ ये होता है कि हमारा इशू हमारे सेक्सुअलिटी से नहीं है, हमारा इशू हमारे जेंडर से है कि हम एक गलत बॉडी में पैदा हुए हैं और वो बॉडी को हम करेक्ट करना चाहते हैं। मैं औरत हूँ, मैं महिला हूँ, बट मैं एक पुरुष के शरीर में पैदा हुई थी, इसीलिए मैं अपने आप को चेंज करके एक स्त्री बनी हूँ। उसी तरीके से हो सकता है कि कोई स्त्री के शरीर में पैदा हुई हो और अपने आप को पुरुष माने और वो पुरुष के इसमें जाए। तो ये बहुत दो अलग अलग चीज़ है, एक सेक्सुअलिटी से जुड़ी हुई है और एक जेंडर से जुड़ी हुई है। आप देखिए 100 लोगों के केस में अगर कोई गे जा रहा होगा तो आप शायद जब तक वो हाव भाव नहीं करेगा या अपने आप को बताएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि वो गे इंसान है या लेस्बियन इंसान है। पर एक ट्रांसजेंडर जा रहा है तो आप दूर से भी इसको देख के पता करेंगे, मैं जा रही हूँ तो आपकी हाँ ये ट्रांसजेंडर है, ये हिजड़ा है, तो ये आप जल्दी से पकड़ पाएंगे। इसी वजह से ट्रांसजेंडर को सबसे ज़्यादा आज की तारीख में डिस्क्रिमिनेशन और हेट क्राइम को गो थ्रू करना पड़ता है। मैंने तब तक मैं जेंडर चेंज तो कर चुकी थी, मेरा वार्डरोब पूरा चेंज हो रहा था, मेरा जो कपड़ों का खाना है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा था। पहले जो हेटरोसेक्सुअल क्लोथ थे यानी आदमी के क्लोथ थे वो अभी अभी बन के यूनिसेक्सुअल क्लोथ हो गए थे और यूनिसेक्सुअल से वो फीमेल के क्लोथ बनना शुरू हो गए थे। मेरे बॉडी में बदलाव होने लगे थे हार्मोन के वजह से। मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम भी होने लगा था, बिकॉज हार्मोन हमेशा ही अच्छा काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आज हमने हार्मोन ले लिया मतलब कल तुम लड़की बन गए करके। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसमें करीब 4 से 5 साल का वक्त गुजरता है। इसमें आपको आपके बाल बड़े हो सकते हैं, आपके शरीर के बाल कम हो सकते हैं, आपका वॉइस चेंज हो सकता है, आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, आपकी मसल्स जितने भी मसल्स होते हैं वो मसल चले जाते हैं, उसकी जगह पे स्मूथ स्किन आ जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसा कि आपको खाने में उल्टी हो सकता है, आपको चक्कर आ सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, बार बार नींद आ सकती है। ये सभी चीज़ की वजह से भी, हार्मोन की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, जो मुझे भी प्रॉब्लम उस समय पे शुरू हो गए थे। उस समय पे मुझे इन कम्युनिटी में डिस्क्रिमिनेशन भी शुरू होना पैदा हुआ था। तो कोई लोग बोलते थे कि अरे तुम तो लड़के के कपड़े पहन के यहाँ पे आए थे, तो तुम अभी लड़की क्यों बनना चाहते हो, क्या ज़रूरत है तुमको लड़की बनने की। क्योंकि मैं बोलती थी नहीं मैं लड़की हूँ, मैं लड़की की तरह जीना चाहती हूँ। तो बोलते थे देखो तुम लड़की करके रहोगी तो तुमको ये नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तुम परिवार नहीं बना सकते हो। तो मैंने बोला नहीं मैं बना सकती हूँ। तो बोले नहीं उसका ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा भी रह सकते हो ना, छुप के भी तो रह सकते हो। ज़रूरी नहीं कि तुम किन्नर हो या हिजड़ा हो, इसका मतलब तुम सबको बताना थोड़ी ज़रूरी है कि तुम किन्नर हो या हिजड़ा हो, तुम छुप के भी रह सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सबको बताए। तो मैंने बोला नहीं मैं बताना चाहती हूँ, मैं क्यों छुपाऊँ, मैं जो हूँ उसके बारे में मैं लोगों से क्यों छुपाऊँ कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ करके, मैं तो बताना चाहती हूँ। तो ऐसे वजह से मेरा वो जो हमसफ़र का जॉब था वो भी छूट गया और एक ऐसा समय आ गया कि कोई मुझे जॉब देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उस समय मैं अपने आप को ट्रांजिशन करना शुरू कर दी थी और मेरे सर्जरीज़ बाकी थे। तो लोग बोलते थे कि आप बाल कटा के आओ, आप लेडीज़ कपड़ा नहीं पहन सकते, आपको जेंट्स कपड़े में रहना पड़ेगा, आप इस तरह का मैं आती हूँ जाती हूँ ऐसे बात नहीं कर सकते। तो कोई एनजीओ सेक्टर में जॉब देने को तैयार नहीं था। ऐसे समय पे मेरे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई रहता है,
क्योंकि जैसे एक किन्नर होता है कि उसका जीने के लिए कोई भी इमीडिएटली आपको रेंट हाउस नहीं देता, रेंट के लिए भाड़ा बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। आप हर जगह से जाके अपना वेजिटेबल ग्रोसरी नहीं ले सकते हो जैसे बाकी लोग इंसान ले सकते हैं। मेकअप नहीं खरीद सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकते हो, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे ट्रेन में ट्रैवल करोगे फीमेल कंपार्टमेंट तो फीमेल ऑब्जेक्शंस लेती है, मेल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करोगे तो बहुत बार मेल यहाँ वहाँ टच करते हैं, परेशान करते हैं, अलग अलग चीज़ों से बात करते हैं। ऐसे समय में ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं था। एक बहुत बड़ा पैसा खर्चा करके ऑटो से या बाकी चीज़ों से ट्रैवल करना पड़ता है, टैक्सी से ट्रैवल करना पड़ता है। तो उस समय मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने मुझे बोला कि अभी तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम कैसे मैनेज करोगी। तो मैंने बोला कि पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, बट अभी दिक्कत है जब तक मुझे काम नहीं मिले करके। तो उन्होंने बोला जब तक तुझे काम नहीं मिलता तब तू कुछ और काम करना चाहेगी क्या। तो मैंने बोला हाँ बोलो क्या काम है। तो बोले सेक्स वर्क करना पड़ेगा। तो 2 मिनट तो मैंने सोचा, मैंने बोला क्या क्या बोल रहे हो आप। तो बोले कि नहीं देखो सेक्स वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सेक्स वर्क अच्छा क्या होता है उसमें। तो बोले कि नहीं सेक्स वर्क करना पड़ता है हमको, ट्रेन के पटरी में या गार्डन में या कहीं पे जाके क्लाइंट आते हैं उनको सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए देना पड़ता है और उसके बदले में हमको पैसे मिलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है मैं करूँगी, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, मुझे हार्मोन के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, मैं करूँगी, जॉब नहीं है मेरे पास करके। तो करीब 2.5-3 साल तक मैंने सेक्स वर्क किया, पटरी में खड़े रह के सेक्स वर्क किया। ऐसे दिन भी देखे जहाँ पे अंधेरे में लोग पत्थर मार रहे हैं, ऐसे दिन भी देखे जब पुलिस से डंडे खाते हुए मैं भागी हूँ, गटर के अंदर छुपी हूँ। ऐसे दिन भी देखे कि जब क्लाइंट को हमने बोला कि नहीं आपको सेफ्टी इस्तेमाल करनी है, कॉन्डम इस्तेमाल करना है, किसी क्लाइंट ने कॉन्डम फाड़ दिया, ज़बरदस्ती गले पे चाकू रख दिया, जो भी कमाया हुआ था पूरी रात में 10 क्लाइंट 12 क्लाइंट करने के बाद वो पैसे सुबह सुबह किसी ने 7-8 बजे छीन के ले गए, मारा, कपड़े फाड़ दिए, नंगा करके छोड़ दिया। ऐसे कई सिचुएशन से मैं गुजरी, करीब 3 साल ऐसे सिचुएशन से मैं गुजरी ज़िंदगी में जहाँ पे मैं बहुत तकलीफ़ से गुजर रही थी, बट मैं पैसा जमा कर रही थी अपने सर्जरीज़ के लिए। उसके बाद मुझे फॉर्चुनेटली एक रिसर्च चल रहा था ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, और उसी समय पे डॉक्टर एक मेरी जो ये थी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जो हेड थी उनकी, वो रिसर्च के लिए वहाँ पे आई और उनसे बात करना शुरू किया। और उन्होंने मुझे बोला, तब मैं इंग्लिश में बात करना शुरू करी उनके साथ, इंग्लिश में मैं जवाब दे रही थी उनके बातों के लिए, उनके रिसर्च के सवालों पे इंग्लिश में बात कर रही थी। और मैंने कंप्यूटर में भी वो बना के दे दिया। तो वो एकदम हैरान हो गई, उन्हें बोला कि आपको इंग्लिश आता है। तो मैंने बोला हाँ। तो बोले कि नहीं हमने इतने हिजड़ों को, किन्नरों को देखा, किसी को इंग्लिश नहीं आता है। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने किया है। तो बोले आप धंधा क्यों करते हो, सेक्स वर्क क्यों करते हो। तो मैंने बोला मुझे कोई जॉब ही नहीं दे रहा है, मैं 10 जगह जाके आई, कॉरपोरेट में मैंने कोशिश किया, एनजीओ में मैंने कोशिश किया, सब जगह कोशिश किया, लोग मुझे जॉब देने के तब तैयार हुए जब मैं आदमी के कपड़े पहनूं, औरत के कपड़े पे मुझे कोई जॉब देने को तैयार नहीं। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, आप एक काम करो, बांद्रा में मेरा ऑफिस है, आप यहाँ पे दूसरे दिन आके मिलो। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मैंने बोला देखिए मेरे सर्टिफिकेट जो है वो सब मेरे मेल नाम पे है, मेरे फीमेल नाम पे नहीं, मैं अपने आप को अभिनय करके बोलती हूँ, बट मेरे सर्टिफिकेट जो है वो सब के सब मेल नाम पे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप आ जाओ हम बात करेंगे। तो मैं गई वहाँ पे और उनसे बात की। उन्होंने मुझे सिर्फ एक सवाल पूछा पूरा मेरा टेस्ट लेने के बाद, रिटर्न टेस्ट वगैरह करके, मैं तुमको क्यों जॉब दूँ, तुम हिजड़ा हो इसके लिए कि तुम प्रोफेशनल हो इसके लिए। तो मैंने एक सेकंड का भी समय नहीं लिया, मैंने बोला कि नहीं आप प्लीज़ मुझे इसलिए जॉब मत दो कि मैं हिजड़ा हूँ करके, मैं प्रोफेशनल हूँ इसके लिए आप जॉब दो। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जितने आपके पूरे ऑफिस में लोग काम नहीं करते उतना काम मैं आपको करके बताऊँगी। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। नेशनल लेवल पे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मैंने काम किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया मेरा एफर्ट, मुझे अप्रिशिएट किया गया। महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, मुंबई स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से मुझे अप्रिशिएट किया। उसके बाद मैंने 3 साल बाद उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने दूसरी जगह अप्लाई किया, वहाँ उधर से मैं
FHI फैमिली हेल्थ इंटरनेशनल करके एक प्रोजेक्ट में काम की। वहाँ पे तो मैंने सिर्फ TG और लोगों के साथ नहीं, और मैन हुआ सेक्स विद मतलब गे लोगों के साथ नहीं, बट उसके अलावा बार गर्ल्स के साथ काम किया मैंने माइग्रेंट के साथ काम किया, विमेन इन सेक्स वर्क, जो महिलाएं होम बेस्ड सेक्स वर्क करके काम करती है, उनके साथ काम किया। मैं अलग अलग जगह पे गई, अलग अलग कम्युनिटी से मिली, उनके इश्यूज जाने, उसके साथ काम किया। और तब मैं एक प्रोग्राम ऑफिसर बन गई, उसके बाद सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर बन गई। और ऐसे करते 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 एक दिन एक अपॉर्चुनिटी आई जिसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुंबई छोड़ूंगी, मैं अपने माँ को छोड़ूंगी, माँ से अलग रहूंगी, कभी भी नहीं मैंने सोचा था। बट उससे पहले एक दिन ऐसा भी आया है कि जब मैं अपनी सर्जरीज करना चाहती थी, आज से करीब 15-20 साल पहले। और तब मैंने मेरे माँ को बोला कि देख माँ, मैंने इतना सारा ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दिया, पर अब मैं आपको फ़क्र महसूस करना चाहती हूँ, मैं अपने बॉडी का ट्रांजिशन करना चाहती हूँ, सर्जरी करना चाहती हूँ। मैंने पैसा थोड़ा इकट्ठा कर लिया, और थोड़ा पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, मैं इकट्ठा करूँगी। तो उस दिन मेरी माँ बहुत रोई, मुझे गले लग के ज़ोर ज़ोर से रोई करके, क्या सिचुएशन है, क्यों तू करना चाहती है। मैंने बोला नहीं, मैं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं करना चाहती हूँ अपने शरीर पे, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो मुझे कंप्लीट बनाता है, मुझे पूरा बनाता है, और ये मैं करना चाहती हूँ। तब उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, मैं आपके इश्यूज़ को समझती नहीं, आपके जेंडर को समझती नहीं, बट मैं अपने प्रोविडेंट पेन से थोड़ा पैसा निकाल के आपको दूंगी, ताकि आप ये सर्जरी करो और आपको ये कंफर्टेबल हो जाए कि आप जो हो उसी तरीके से आप हो। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे ये किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं किन्नर समाज का हिस्सा बनूंगी। उसके बाद मेरे एक गुरु है, गुरु शहनाज गुरु करके, जो मालवनी में, अभी वो रहे नहीं, गुजर गए 3-4 साल पहले। उनसे मैं मिली और उनसे मैंने बोली कि मैं किन्नर समाज का हिस्सा बनना चाहती हूँ, आज से 15-18 साल पहले। तो उन्होंने बोला क्यों, तो मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि मेरे को किन्नर समाज का अच्छा लगता है कि वहाँ पे सपोर्ट है, एक गुरु बनते हैं, चेला बनते हैं, उनके रिचुअल्स होते हैं, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए, और इसीलिए मैं आपका ये समाज का हिस्सा बनाना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं एक समाज का हिस्सा हूँ। तो उन्होंने फिर बोला ठीक है बेटा आप बन जाओ, पर मैंने बोला देखो मेरी दो शर्तें हैं, एक तो मैं कभी जॉब नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज मुश्किल से मुझे जॉब मिला है, और दूसरा मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने बोला किसने कहा तुमको अपनी माँ को छोड़ो। मैंने बोला नहीं नहीं, मैंने किन्नर समाज के बारे में ऐसा सुना है कि किन्नर समाज लेके जाता है। तो बोले ये सब गलत धारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं करके। किन्नर समाज में जैसे कोई सारे बच्चे भाग के आते हैं अपने घर से, उन्हीं को सपोर्ट दिया जाता है, उनके लिए माँ बेटी के प्यार, माँ बेटी की परंपरा स्थापित की जाती है, और यहाँ पे कोई भी एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन नहीं है, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, और सब किन्नर बुरे नहीं होते। तो ये तुम सोचना छोड़ छोड़ दो। और अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो ये ज़रूरी नहीं कि मैंने ढोलक बजाई की, मैंने डांस किया, मैंने सेक्स वर्क किया, उससे पैसा कमाए, मतलब तुम भी उसी तरीके से पैसा कमाओ। तुम अगर चाहती हो कि तुम जॉब करो और तुम किन्नर समाज को, हिजड़ा समाज को किसी और अलग पे लेके जाओ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी हूँ, और प्लीज़ तुम ये सब चीज़ कर सकती हो करके। फिर मैंने, और मेरे को सपोर्ट मिला। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई कि जहाँ पे दिल्ली में एक जॉब था बहुत बड़ा, नेशनल लेवल का, जहाँ पे ग्लोबल फंड करके एक बहुत ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड करती है HIV एड्स प्रोग्राम को, और करीब 4 लाख 4.5 लाख लोगों तक पहुँचना था, 200 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना था। और ऐसा किसी किसी किन्नर ने आज तक ऐसा पोजीशन हासिल नहीं किया था। इसके लिए ये इंटरव्यू का कॉल आया, तब मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, और फर्स्ट टाइम ये जॉब करने के लिए, एक किन्नर समाज के लिए एक अच्छा प्रावधान करने के लिए मैं 2010 में दिल्ली में आई। अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। 2010 में मैं आने के बाद आज ये 10 साल, आज 20 है 2000, अक्टूबर में मेरे को एग्जैक्टली 10 साल हो जाएंगे दिल्ली में आके। मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। पिछले 7 साल से मैंने एज ए नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर करके, नेशनल प्रोग्राम मैनेजर करके ज्वाइन किया यहाँ पे। ये प्रोग्राम मैंने बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया मेरे कोलीग्स के साथ मिलके। यहाँ पे मेरे जो बॉस थे पहले, सोनल मेहता जी, वो अभी IPPF में है। उन्होंने कई सारा सपोर्ट किया, मेरे कोलीग्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और पिछले 7-8 साल में मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत काम किया। मैं सबसे पहले 2013 में अध्यक्षा बनी एशिया पैसिफिक ट्रांसजेंडर नेटवर्क की, मतलब एशिया में जितने बड़े नेटवर्क है ट्रांसजेंडर्स के, उसकी सबसे हेड बनी मैं, और 4 साल तक मैंने वो साधा। उसके बाद मैंने आज से 15 साल पहले ट्रांसजेंडर को लेकर, क्योंकि ट्रांसजेंडर के गति को दिक्कतें हो रही थी, इस चीज़ को लेकर एक मैंने डांसिंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था डांसिंग क्वींस।
जो कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर लेड डांसिंग ग्रुप है इंडिया का, जिसमें ट्रांसजेंडर डांस करते और एडवोकेसी के माध्यम से लोगों को उनके इश्यूज़ के बारे में जानकारी देते, वो स्थापित किया। फिर मैंने पिछले 4-5 साल से ट्रांस मैन, मतलब जैसे ट्रांसजेंडर वुमन होती है कि जो पुरुष से स्त्री बनती है, उसी तरीके से ट्रांसजेंडर मैन भी होते हैं जो स्त्री से पुरुष बनते हैं, और उनके लिए काम करना शुरू किया। और यहाँ पे आप मेरी संस्था है ट्रांसफीट फाउंडेशन, ट्रांसजेंडर वेलफेयर इक्विटी एंड एम्पावरमेंट ट्रस्ट, उसके माध्यम से भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं अभी लोगों के साथ। उसके बाद मैंने फर्स्ट कुछ ग्लोबल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को साथ में लेते हुए इंटरनेशनल ट्रांस फंड की स्थापना की आज से 4 साल पहले, जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए छोटे छोटे फंड्स, छोटे छोटे रिसोर्सेज अवेलेबल करते हैं। मैं वॉइस चेयर हूँ इंटरनेशनल ट्रांस रेफरेंस ग्रुप इंडिया, इंटरनेशनल ट्रांस रेफरेंस ग्रुप जो HIV के ऊपर काम करता है, उसकी जो ग्लोबल लेवल पे काम करता है। मैं बहुत ही क्लोजली काम कर रही हूँ फ़िलहाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UN एड्स, UN एजेंसी, USAID एजेंसी, WHO, वर्ल्ड बैंक, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर हेल्थ। एंड आज मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई हूं जहां पे मैं अपनी कम्युनिटी का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी साधते हुए साथ में चल रही हूँ और एक समाज को आगे लेके जाने का कोशिश कर रही हूँ। मैं जितना भी मालिक ने जितना भी उम्र मेरे को अभी दिया है, उसमें यही उम्मीद है मेरी करके कि मैं और अच्छा काम करूं। और पिछले 10 साल में जितना ट्रांसजेंडर के लॉ पे काम हुआ है, लीगल अवेयरनेस पे काम हुआ है, ट्रांसजेंडर के एम्पावरमेंट में काम हुआ है, उस सब जो मैं उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं कमिटेड हूँ कि आगे भी चलकर मैं आप जैसे कई सारे लोगों से बात कर पाऊँ और ट्रांसजेंडर्स क्या है, ट्रांसजेंडर के इश्यूज़ क्या है, इस विषय में साहित्य बना पाऊँ, चर्चा कर पाऊँ, कुछ अच्छा लिख पाऊँ। तो फिलहाल मैं डॉक्टर भारती जी के साथ मिलके इस विषय में काम करने का कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अवेयरनेस पैदा हो, कुछ और लोकल यानी हमारे भारतीय भाषाओं में इस तरह का मटेरियल अवेलेबल हो जिससे लोग जाने कि कौन होते हैं ट्रांसजेंडर, किन्नर बोले तो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, और वो कहानी सुन पाए एक ऐसे ऐसे कई सारे अभिनवों की कि जो कुछ नहीं थी और आज बहुत कुछ करने का जज्बात रखती है। मैं ये कहने का कोशिश कर रही हूँ इस चर्चा के माध्यम से, और अभी समय बहुत काफ़ी कम हो गया है, मतलब 1-2 मिनट ही बचे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगी कि मैं ये बोलने का कोशिश कर रही हूँ कि आसमान एक ही है, ज़मीन भी एक ही है, पानी भी हम सेम पीते हैं, बट राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो हमको मिलते हैं वो सिमिलर नहीं होता। हमारा दायित्व है कि अगर हम किसी भी तरह का जेंडर है, सेक्सुअलिटी है, उसको जितना रिस्पेक्ट हम मांगते हैं उतना ही रिस्पेक्ट हमको उसको देने का बहुत आवश्यकता है। ये जीवन सबको एक ही बार मिलता है, बट ये जीवन मिलने के बाद उसको कितना आप सफल बनाते हो, ये आपके कुल से नहीं बनता, आपके सिर्फ और सिर्फ कर्म से बनता है। तो कर्म करें और कर्म ही आपका साथ देगा। मैं कल रहूँगी, मेरा नाम रहेगा, उससे मुझे कोई भी ये नहीं है मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, अपने नाम के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ एक पागलपन के लिए कर रही हूँ, जो पागलपन है कि मेरे जैसा कोई इंसान अगर आता है तो उसको जो तकलीफ़ें मैंने सही वो आगे के मेरे समाज को ना सहनी पड़े, और इसके लिए मैं और मेरे जैसे कई सारे लोग इसलिए कार्यरत हैं। धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। हमने करीब 1 घंटा चर्चा की, टाइम कैसे गया पता नहीं चला मुझे, बस धन्यवाद आप सबने इतना सुना मुझे, और बहुत सारे लोग थे। मुझे अगर आप लिखना चाहते हैं तो अभिना @gmail.com पे लिख सकते हैं, और मेरा फ़ोन नंबर भी है। अगर आप गूगल करेंगे अभिना अहेर तो आप मेरे बारे में विकिपीडिया में भी जान सकते हैं, मेरी जानकारी भी जान सकते हैं, मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं। और प्लीज़ आप कांटेक्ट में रहिए और जितना हो सके हम सपोर्ट करेंगे। अगेन आखिरी में मैं फ़िरोज़ भाई का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और डॉक्टर भारती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने ये मौका दिया, और इसकी वजह से आप सबके साथ मेरा रूबरू हो सका। फिर मिलेंगे किसी और प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।